अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाज़िर है। नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम में कई चीज़ों के बारे में बात की, डिप्रेशन के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के बारे में, जिसको कि अंग्रेज़ी में और शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे TRD भी कहते हैं। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन एक वो एंटिटी है कि जब कोई मरीज़ 1 या 2 कम से कम 2 से 3 दवाएँ ले और एंटी डिप्रेसेंट्स और उसमें वो कामयाबी ना हो और उसको डिप्रेशन कंटिन्यू करता है, तो हम उसको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन कहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में कोई 40 से 45% मरीज आसानी से ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन का शिकार होते हैं और ये नंबर ज्यादा भी है। अब ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन जब होता है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हम डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट यूज करते हैं। कभी हम 2 दवाएं मिलाते हैं, कभी हम ECT करते हैं जिसके बारे में हम एक प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, कभी हम और दूसरे ऑप्शंस करते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे केटामीन के बारे में, जो कि एक कदरे नया ऑप्शन है, और TMS के बारे में, ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के बारे में। पहले मैं केटामीन के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं, फिर आपको गेस्ट से मैं मुतारिफ कराऊंगा। केटामीन जो है नाजरीन, वो एक ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि असल में 1956 में दरियाफ्त हुआ था। फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग हुई और 1970 में यूनाइटेड स्टेट्स में ये एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे यूज होने लगा और अभी भी एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे यूज होता है। लेकिन 2010 में हम लोगों ने स्टडीज की केटामीन पे, इंट्रावीनस केटामीन पे, माउंट साइनाई में, बेलो कॉलेज ऑफ मेडिसिन में जब मैं हूँ, और हमने कोशिश की कि हम अंदाजा लगा सके कि केटामीन इंट्रावीनस जो है वो डिप्रेशन के लिए यूज हो सकता है या इस्तेमाल हो सकता है, और हमने देखा कि इससे काफी फायदा हो रहा है। फिर ड्रग कंपनीज ने इंट्रानेजल यानी नाक के जरिए, एक पफ के जरिए केटामीन की ट्रायल्स की और FDA ने अप्रूव किया केटामीन को इंट्रानेजल देने के लिए। और आजकल पिछले 1 महीने से हमने बेलो कॉलेज ऑफ मेडिसिन में ही, जहां मैं हूं, हमने ओरल केटामीन पे भी स्टडीज शुरू की है। तो चलिए अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारी मेहमान है डॉक्टर फसिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फसिया जो है वो बकाई मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट है 2006 की, और इस वक्त करंटली मेडिकल डायरेक्टर है, बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट है, मेडिकल डायरेक्टर है टेक्सास बिहेवियर हेल्थ की, जहां पे वो स्प्रावाडो इंजेक्शन भी देती हैं, इनहेलर भी देती हैं और TMS भी करती हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो अभी मैंने थोड़ा सा केटामीन के बारे में बताया और ऑफ कोर्स यू आर द गेस्ट, सो यू विल बी टेलिंग अस मोर। ये बताएं कि स्प्रावाडो के बारे में लोगों को बताएं, और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के बारे में भी आप लोगों को अगर बताना चाहें तो जरूर बताएं। मैं अपने नाजरीन को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन और स्प्रावाडो के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। डिप्रेशन एक बहुत सीरियस मेडिकल इलनेस है, एक मूड डिसऑर्डर है विच कैन कॉज परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। 1 in 6 people एक्सपीरियंस करते हैं डिप्रेसिव सिम्टम्स एट सम टाइम इन देयर लाइफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक जो उन्होंने सर्वे किया 2017 में, 17.3 million adult in USA have depression. और WHO के मुताबिक approximately 264 million people of all ages suffer from depression, and it is a leading cause of disability worldwide. So treatment resistant depression, हम कहते हैं कि if you have been treated for depression but your symptoms have not improved by traditional medications, which includes SSRI, SNRI, tricyclics, mood stabilizers, antipsychotics, and psychotherapy. So there are different types of psychotherapy we also use in depression. तो आपने ये सब फेल कर दिया और डिप्रेशन अभी भी बाकी है, तो दिस इज ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। इसके लिए स्प्रावाडो जो 2019 में FDA ने अप्रूव की, इसके 2 इंडिकेशन है। एक तो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन 2019 में अप्रूव किया गया। 2020 में ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन विद सुसाइडलिटी, इसका एक और इंडिकेशन आया। बेसिकली जो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशंस हैं, they do not work for everybody. So we don't have any idea at the beginning of trying which drug will work for which one person. So they takes time, approximately 4 to 8 weeks before we know it's effective or it's not effective. So इसके साइड इफेक्ट्स, इसके अफेक्ट नजर आने से पहले ही आ जाते हैं। स्प्रावाडो जो है, इट्स क्विकली
अफेक्ट करता है। ये एक डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें इन्वॉल्व है, जिसको हम ग्लूटामेट कहते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मेडिकेशन सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के थ्रू जाती है। ठीक है। और इसमें एक और अच्छी बात यह है इस प्रभाव में जो आप बता रही थी कि ट्रेडिशनल दवाएं 4 से 6 हफ्ते लेती हैं, चाहे वो SSRI हो, प्रोजैक, पैक्सल, ज़ोलॉर्ब, जितनी भी दवाएं हैं। और स्प्रावाडो जो है वो स्टडीज हैव शोन कि इवन 20 मिनट में भी इसका असर शुरू हो जाता है, और इसीलिए FDA ने अप्रूव किया है इसको टू डिक्रीज सुसाइडैलिटी आल्सो, तो दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, ये बताएं कि अब एज अ साइकियाट्रिस्ट आपने किसी पेशेंट को डायग्नोज कर दिया कि उसको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, जिसकी आपने डेफिनेशन बताई, थोड़ा मैंने जिक्र किया, तो हर मरीज तो स्प्रावाडो का कैंडिडेट नहीं हो सकता, राइट? तो उसकी क्या आइडियल कैंडिडेट कौन होगा जो हमारे नाज़रीन की प्रोग्राम देख रहे हैं और जिनको डिप्रेशन है 4 साल से, 2 साल से, 6 साल से, तो हम उनको एक होप दे रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल है, तो वो कौन सा आइडियल पेशेंट है जो स्प्रावाडो का पेशेंट है? So basically, of course, स्प्राटो देने से पहले हम एक साइक एवेल्युएशन पेशेंट की करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या वाकई ही पेशेंट को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, या वाकई ही पेशेंट जो है वो 2 से 3 मेडिकेशन और साइकोथेरेपी फेल कर चुका है। फिर दूसरी चीज हमें ये भी देखनी होती है कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है इस मेडिकेशन को यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को AV मेलफॉर्मेशन हो, किसी को कोई वेस्कुलर डिजीज हो, किसी का ब्लड प्रेशर बेसिकली अनकंट्रोल हो, तो ऐसे लोगों में हम अवॉइड करेंगे। किसी को भी वो हेमरेज की हिस्ट्री हो, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज की। एग्जैक्टली। ये दवा जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये केटामीन का एक आइसोमर है, जो कि केटामीन जो है वो 70s में इस्तेमाल की जाती थी पेन और एनेस्थीसिया के लिए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से अब मोस्टली ये वेटनरी एनेस्थीसिया के तौर पे ही काम की जाती है, के लिए यूज की जाती है। सॉरी, आईवी केटामीन जो है वो FDA अप्रूव नहीं है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए, और अवेलेबल है ओनली कैश ओनली ट्रीटमेंट सेंटर में। फिर FDA ने सोचा कि भाई क्यों ना कोई और दवा निकाली जाए जिसका एडिक्शन भी कम हो, और अब्यूज पोटेंशियल भी इसका कम हो, तो उन्होंने इस नेजल स्प्रे को निकाला और इसके साथ एक रैम्स का प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवाया। रैम्स मतलब ये नाज़रीन के लिए आम फहम में कि जब आप स्प्रावाडो का वो देते हैं, पफ देते हैं, तो मरीज को 2 घंटे क्लिनिक में रहना पड़ता है, आप ऑब्जर्व करते हैं, रजिस्टर करते हैं, फार्मेसी रजिस्टर होती है, डॉक्टर रजिस्टर होता है, ताकि इसकी अब्यूज ना होने पाए, राइट? बिल्कुल। अच्छा, ट्रीटमेंट डिप्रेशन के बारे में एक चीज और नाज़रीन को मैं ख्याल हम क्लियर करते जाएं कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में हम कहते हैं कि कम से कम 2 दवा आप फेल कर चुके हो, एंटी डिप्रेसेंट्स, और 5 से ज्यादा दवाएं फेल ना की हो आपने। यानी जो आदमी स्प्रावाडो का कैंडिडेट होगा वो होगा कि जिसने 2 दवाएं ट्राई की हैं एंटी डिप्रेसेंट्स और वो काम नहीं की, लेकिन 5 या 5 से कम दवाएं ट्राई की है। अगर उससे ज्यादा है तो वो स्प्रावाडो का कैंडिडेट कहते हैं कि नहीं अच्छा होगा, राइट? बिल्कुल। अच्छा, ये पता है कि ये इंश्योरेंस कवर करती है, क्योंकि तो जो एक जो पफ है स्प्रावाडो का जो आप 2 देते हैं हफ्ते में, एक मंगल के जुमेरात को, या जिस तरह से भी आप दें, तो ये $800-900 का एक वो है, तो इंश्योरेंसेस कवर करती हैं, और करती हैं तो कैसे? So most insurances cover Spravato. Of course, आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि why patient need this treatment. क्योंकि अगर पेशेंट ने कोई अदर मेडिकेशंस ट्राई ही नहीं की तो वाई स्प्राटो आप क्यों देंगे ये? तो आपके पास एक सॉलिड पॉसिबल रीजन होना चाहिए कि हम पेशेंट को इस मेडिकेशन की क्यों जरूरत है। उसको इतना डिप्रेशन है कि किसी चीज से ही उसको फायदा नहीं हो रहा, और साथ में उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं और सुसाइडल एक्शंस भी हैं। So this is the game changer. This is a life-saving medication for those people. अच्छा, एक चीज और नाज़रीन को बताते चले कि एंटी डिप्रेसेंट्स नाज़रीन जो मार्केट है, आपको नाम अंदाजा भी होगा, प्रोजैक, पैक्सल, ज़ोलॉर्ब, एफेक्सल, सिम्बाल्टा, वेल्ब्यूट्रिन, रेमेरॉन, उनकी एफिकेसी एनीवेयर फ्रॉम 40 to 47% तक है, लेकिन केटामीन की एफिकेसी तकरीबन 70% तक जाती है, 65 से 70% तक जाती है, और ECT की एफिकेसी 70 से 75% तक है।
तो केटामीन और ECT ये बड़े एफिकेशियस ट्रीटमेंट है एज कम्पेयर टू ओरल एंटी डिप्रेसेंट। मगर अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हर एक के लिए नहीं है, अगर आप दूसरे ट्रीटमेंट फेल कर चुके हैं तो आप ये ले सकते हैं और इंश्योरेंस इसको अप्रूव करती है, लेकिन उसके लिए अगले डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है और इंश्योरेंस को आपको बताना पड़ता है कि भाई क्यों हम ये दवा दे रहे हैं, राइट डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली। तो अगर ये इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने कहा 20 मिनट में असर शुरू हो जाता है, आपने कहा सुसाइडलिटी इससे कम होएगा वो है, और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन बहुत अच्छा है, अगर इतना अच्छा ट्रीटमेंट है तो हम सबके लिए यूज क्यों नहीं करते? इसकी क्या साइड इफेक्ट्स है? हर चीज के साइड इफेक्ट्स हैं एक्सेप्ट TMS, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। इसके जो सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं वो है सेडेशन, एक्सट्रीम सेडेशन, डिसोसिएशन. It does increase suicidality as well in kids and adult people, लेकिन ये हम उसमें यूज ही नहीं करते. Although it is shown to decrease suicidal thoughts also, so both, दोनों चीजें. Exactly, it can increase or it can decrease, or it's more effective, in people who already failed multiple medications, because it works differently. It targets many different neural pathways at the same time than other traditional medications. जैसे आपने कहा कि प्रोजैक है, पैक्सिल है, भाई नॉरएपिनेफ्रिन है जिसमें लेक्साप्रो आ जाता है. और तस्वीर के लिए क्योंकि हम इस वक्त भी ट्रायल कर रहे हैं, इस प्रवाडो के मेरे क्लिनिक में भी हो रहे हैं और पिछले 3 साल से कर रहे हैं. वाइल सेडेशन और डिजीनेस या डिसोसिएशन जो आपने बात की, दीज आर साइड इफेक्ट्स, लेकिन इट्स अ रिलेटिवली सेफ ड्रग. ये साइड इफेक्ट हर एक को नहीं होते, पता होनी चाहिए आदमी को, लेकिन इट्स अ रिलेटिवली सेफ ड्रग. तो अगर कोई आदमी शदीद डिप्रेशन का शिकार है, 2 दवाएं फेल कर चुका है, 5 से कम दवाएं फेल की हैं, तो उसके लिए इट इज अ गुड ऑप्शन. और अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं. साइकियाट्रिस्ट आपको जैसे डॉक्टर साहब का इवैल्यूएशन करेंगे और उस इवैल्यूएशन के बाद आपको पता चलेगा कि जो है ये आर यू अ कैंडिडेट फॉर दैट और नॉट, एंड इफ यू आर, ऑफ कोर्स यू विल गेट Spravato. वक्फे का टाइम हो जा रहा है. नाज़रीन हमारे साथ रहेंगे. वक्फे से आने के बाद हम TMS के बारे में बात करेंगे. We have expanded our clinics from 1 small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. Ibn Sina में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. Ibn Sina की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज. हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन जैसे हमने वक्फे से पहले कहा था कि वक्फे के बाद हम TMS के बारे में बात करेंगे. TMS जो है वो ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन को कहते हैं और अमेरिका में ये 2008 में, अक्टूबर की 2008 में अप्रूव हुआ था. और शुरू में इसकी ऑल इंडिकेशंस थी. ये थोड़ा लोगों ने जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ALS है, अल्जाइमर्स है, स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, उसमें भी थोड़ा यूज किया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी यूज किया, लेकिन उसके बाद अंदाजा हुआ कि इसकी साइकियाट्रिक इंडिकेशन भी हो सकते हैं. तो फिर TMS जो है साइकियाट्री में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ और ये अंदाजा हुआ कि TMS जो है वो एंजाइटी में या पैनिक में कुछ काम आ सकता है, OCD में भी शायद थोड़ा काम आ सकता है, लेकिन डिप्रेशन के लिए इसका अप्रूवल हुआ और ये एक ट्रीटमेंट, डिप्रेशन का एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट नजर आया. ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि जो दवा नहीं लेना चाहते, जिनको दवाओं से साइड इफेक्ट होते हैं और जो समझते हैं कि हम दवा अगर लेंगे और साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम होगी तो हम इलाज ना कराएं, तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है. लेकिन नज़र ये बताता चलो कि ये जो ऑप्शन है ये एफिकेसी के हिसाब से
केटामीन के ऑप्शन से कम एफिकेशियस है। केटामीन जैसे कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए काम आता है, टीएमएस का ऐसा नहीं है। इसकी एफिकेसी जो है वो एंटायर डिप्रेशन के बराबर है, लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर सहूलत है जिनको के दवाओं लेने से कोई साइड इफेक्ट्स हो। हम बात करते हैं अपने माहिर से आज टीएमएस के बारे में। तो डॉक्टर आप ये बताएं कि टीएमएस है, अभी हम टीएमएस की मशीन भी दिखाएंगे नाजरीन को, तो ये बताएं कि टीएमएस क्या है, कैसे काम करता है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे आपने कहा कि टीएमएस ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन डिप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो 2008 में इसको एफडीए अप्रूवल मिला फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। ये एक इंडिकेशन है जिसके लिए ये अप्रूव किया गया बाय एफडीए। So it's a non-drug, of course, non-invasive, no downtime, office-based treatment for approximately 18 minutes or so. So you can go back to your work after the treatment, and it's covered by most of the insurances. TMS कैसे काम करता है? ये डायरेक्ट टारगेट करता है वो ब्रेन का एरिया जो रेगुलेट करता है हमारे इमोशंस को, एंड इट्स लोकेटेड ऑन आवर लेफ्ट prefrontal cortex, dorsolateral prefrontal cortex. अगर राइट हैंडेड है जी, and so it induces basically electric current in underlying cortex जो depolarize करता है cortical neurons को और help करता है कि वो neurotransmitters जो है वो रिलीज करें जिससे पेशेंट का मूड बेहतर होना शुरू हो। It applied, as I said, it applied on the left side. Approximately at 80 to 120% motor threshold है इसका to produce the antidepressant effect. इसके 30 से लेकर मतलब 30 to 36 सेशंस होते हैं, 5 days a week, 30 एक्टिव सेशंस हैं और 6 टेपरिंग सेशंस हैं इसके। 67.7% पॉजिटिव रिस्पॉन्स रेट रिपोर्टेड। तो लेकिन ये कि जैसे कि आपने बताया कि नॉन इन्वेसिव है, दवा नहीं है, इसके साइड इफेक्ट उस तरह के नहीं हैं और आप 18 मिनट का ट्रीटमेंट लेके आप काम पे भी जा सकते हैं, लेकिन इट्स अ कमिटमेंट। आपको रोज जाना है 6 हफ्ते तक कम से कम, उसके बाद फिर कुछ और भी डोसेस दे सकते हैं, कुछ और भी उसके होते हैं, लेकिन 6 हफ्ते तक आपको रोज जाना है, तो इट इज अ कमिटमेंट। लेकिन ये कि इट इज नॉट दैट कि आप कमिट नहीं कर सकते, आप टीएमएस लेके अपने दफ्तर में खुद गाड़ी चला के जा सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, इंश्योरेंसेस इसको भी कवर करती हैं, लेकिन अगर ना करें तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? Approximately $10,000 to $11,000 पूरे 6 हफ्ते की। अच्छा, और लेकिन इंश्योरेंस इसको कवर करती है जी। तो अगर एक पेशेंट है वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन का है, तो इंश्योरेंस इसको कवर ज्यादा करेगी या इस परिवारों को कवर ज्यादा करेगी? It again depends on individual insurance के भाई वो कैसे काम करती हैं, लेकिन दोनों ही covered by insurances, most insurances। TMS क्योंकि इसको ज्यादा इसलिए insurances cover करती हैं क्योंकि ये अभी काफी टाइम से मार्केट में है। Spravato 2019 से है अप्रूव की गई है, ये रीजन है इसका। लेकिन जो लोग टीएमएस अगर ले रहे हैं और अगर वो साथ में दवा ले रहे हैं तो क्या वो दवा जारी रखें या दवा बंद करें? तो यूजुअली टीएमएस वर्क करता है मेडिकेशंस एंड साइकोथेरेपी। आपको दवाओं को कंटिन्यू करना होगा अनटिल अनलेस दवाओं से आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, या कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको लिवर फेलियर, किडनी फेलियर है, हम दवाएं उनको नहीं दे सकते या डायलिसिस के ऊपर है, उस केस में जाहिर है दवाएं बंद की हैं तो फिर हम टीएमएस अकेला करेंगे साइकोथेरेपी के साथ। लेकिन यूजुअली ये मेडिकेशंस और थेरेपी के साथ ज्यादा बेनिफिशियल है। तो वही जो कंप्लीट पैकेज होता है कि आप दवाएं भी दें और साइकोथेरेपी भी करें और टीएमएस हो या स्प्रवाटो हो, दीज आर मोर लाइक अ बूस्टर काइंड ऑफ थिंग कि आपने एक ऑगमेंटेशन की, कुछ अरसे की, उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया और दवाएं उनकी चल रही साथ साथ। तो अब ये बताएं कि इसमें कोई लोगों को डर होता है कि जी हम एक मशीन हमारे सर पे लग रही है तो उससे क्या होगा, लोग घबराते हैं, अगर कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक है उसको कोई परेशानी होती है? टीएमएस की जो चेयर है वो बहुत कंफर्टेबल स्पा टाइप चेयर है। अच्छा। जब हम इस मैग्नेट को
प्लेस करते हैं हेड के ऊपर, तो पेशेंट को बेसिकली कुछ फील नहीं होता। जब इलेक्ट्रिक करंट भी डिलीवर किया जाता है तो वो इतना कम होता है कि पेशेंट कैन नॉट फील दैट। शुरू में ये होता है कि जाहिर है वो जो नॉइज मशीन निकालती है, जैसे कि एमआरआई की मशीन, एमआरआई स्ट्रेंथ मैग्नेट इसमें लगा हुआ है, उस तरह की जो टैप आवाज आती है उससे थोड़ा सा पेशेंट होता है कि भाई दिस इज समथिंग न्यू एंड इट्स फील लाइक टैपिंग वुडी वुड पैकर टैप जैसे करिए। तो वो कुछ दिनों में यूज टू हो जाते हैं। क्लोस्ट्रोफोबिक लोगों के लिए तो बेस्ट चीज है क्योंकि चेयर ओपन है, बिल्कुल चेयर ओपन है और आपको कुछ भी नहीं पहनना, जैसे कि आप एमआरआई में जब जाते हैं तो आपको कानों को भी कवर करना है और और आप मशीन के अंदर जा रहे हैं। तो वो मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो आवाज आती है वो आपको 1 दफा 2 दफा 3 दफा के बाद यू मे गेट यूज्ड टू इट और फिर आपको उससे परेशानी ना हो। लेकिन टीएमएस में और स्प्रावाडा में एक फर्क तो ये भी है कि जैसे स्प्रावाडा उन्होंने कहा कि 20 मिनट में फौरन उसका असर हो जाता है, टीएमएस का असर में तो टाइम लगता है, एकदम उसका असर नहीं होता, कुछ हफ्ते लगेंगे इसके असर, राइट? जी, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है कि पहले 1 हफ्ते में पेशेंट बताने लगता है कि उसकी एपिटाइट बेहतर होने लग गई है, उसकी स्लीप इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि इट्स अ ब्रेन वर्कआउट। जैसे आप वर्कआउट करके घर जाते हैं तो आपकी बॉडी कितनी टायर्ड होती है, इसी तरह आपका ब्रेन जो है वो टायर्ड हो जाता है आफ्टर द सेशन, तो आपको नींद बेहतर आने लगती है। तो स्लीप एपिटाइट इम्प्रूव होती है पहले 1 से 2 हफ्तों के अंदर। 3 से 4 हफ्ते के अंदर पेशेंट फील करता है कि थोड़ा सा मूड उसका रिएक्टिव होने लगा है, थोड़ा सा वो बेहतर फील करने लगा है। लेकिन जो फुल इफेक्ट है वो आप सही कह रहे हैं, ये वो 4 to 5 वीक्स के बाद ही पता चलता है। ठीक, तो लेकिन ये कि स्टिल जो लोग दवाओं से घबरा रहे हैं, जिनको दवाओं के साइड इफेक्ट है, किसी वजह से दवा नहीं ले सकते, उनके लिए एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और नाज़रीन, हमारा मकसद इन प्रोग्राम का यही होता है हमेशा कि हम एजुकेट करें नाज़रीन को मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताएं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा था कि डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन डिजीज, 20 मिलियन से ज़्यादा लोग अमेरिका में इसका शिकार हैं और कितने लोग अनडायग्नोज्ड हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना, और कई लोग दवा नहीं ले पाते और उनको दवा लेने में साइड इफेक्ट होते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि टीएमएस जो है इसके लिए तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, आपका फैमिली डॉक्टर तो नहीं कर सकता है, राइट? साइकियाट्रिस्ट ही कर सकता है जी। अच्छा, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि जिसमें टीएमएस स्प्रावारो दोनों साथ साथ हो, या एक ही ऑप्शन एक वक्त में होगा? इंश्योरेंस के थ्रू अगर आप जाएंगे तो वो एक ही चीज का अप्रूवल देगी। अगर आप इंश्योरेंस के बगैर जाएंगे तो दोनों चीजें एक साथ सेफली की जा सकती हैं। तो मतलब ये कि कोई मेडिकल कंट्राइंडिकेशन नहीं है, वो फाइनेंशियल कंट्राइंडिकेशन जो है इंश्योरेंस की एक अलग बात है, लेकिन मेडिकल कंट्राइंडिकेशन कोई नहीं है, दोनों को साथ देने की आप दे सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। अच्छा, टीएमएस जो है वो कितना कॉमनली अवेलेबल है? हर बड़े शहर में है अवेलेबल या अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा? हर बड़े शहर में तकरीबन 5 से 6 सेंटर अवेलेबल हैं टीएमएस के, जहाँ पे वो डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स यूज करते हैं। सबसे कॉमन जो मशीन है टीएमएस की वो न्यूरोस्टार की है, और वो उन मरीजों जी सबसे पहले भी मार्केट में वही आई थी जी, बिल्कुल। वो ये मशीन उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो क्लस्ट्रोफोबिया जिनको है, क्योंकि जो दूसरी मशीनें हैं उसके अंदर वो आपको हेलमेट पूरा पहनाते हैं। ओके, ठीक। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर का, आप आई, आपने हमें टीएमएस के बारे में बताया, आपने हमें इंफ्रानेजल केयर मींस प्रभारों के बारे में बताया, ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी या रेजिस्टेंट डिप्रेशन के बारे में बताया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में हम हमेशा इस किस्म की बातें आपको बताते हैं कि जिससे हम समझें कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, ना सिर्फ ये बल्कि अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है उसको ऑप्शंस पता चले। तो टीएमएस एक ऑप्शन है, इंश्योरेंस कवर कर सकती है, इस प्रभारों एक ऑप्शन है, इंश्योरेंस कवर कर सकती है, और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया कि बहुत कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। प्रभारों के बारे में बताया। अगर आप समझते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी मिसाल ये है कि 2 दवाएं एंटी डिप्रेसेंट आप इस्तेमाल कर चुके हैं, आपको फायदा नहीं हुआ, या 5 से कम, तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, उनसे इन ऑप्शंस के बारे में बात करें और इससे मुस्तफीद हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।